तो चलिए इस लेक्चर में आगे देखते हैं, जहाँ पे हमने अगला श्रम विभाजन पिछले लेक्चर में द डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में पढ़ा था। इसमें आगे पढ़ेंगे कि मार्क्स जो हैं वो क्या कहना चाह रहे थे। तो शुरू करते हैं। एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ, ये जो ऐसी करके बुक है 1912 से 65 में दुर्खाइम ने लिखी थी। दुर्खाइम ने आदिम समाज का अध्ययन किया। आदिम समाज जो प्रारंभिक समाज था, पहले का समाज था, ताकि वह आदिम रूप में धर्म की पहचान कर सके कि पहले रूप में धर्म कैसी थी, धर्म कैसा था। ऐसा करने में शोध आधुनिक जगत में, ऐसा करने में तो क्या था, ऐसा करने में शोध आधुनिक जगत में धर्म पर भी कुछ रोशनी डालेगा, है ना। ऐसा करने में शोध आधुनिक जगत में धर्म, जो आधुनिक जगत है हमारा, उसमें धर्म का क्या स्टेटस है, क्या उसका मैटर है, में भी कुछ रोशनी डालेगा। दुर्खाइम के लिए समाज खुद धर्म का आधार है। जो समाज है, जो सोशल स्ट्रक्चर है हमारा, वो खुद धर्म का आधार है। इस अंतर्दृष्टि से जहां तक समाज का संबंध है, जहां तक समाज का संबंध है, दुर्खाइम के लिए यह यथापूर्व स्थिति थी। यह पहले जैसी ही स्थिति थी, क्योंकि समाज ईश्वर का की तरह पवित्र है। समाज जो है वो ईश्वर की तरह पवित्र है। इसे उल्टा नहीं किया जा सकता, केवल सुधारा जा सकता है। इसको कतई परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, बल्कि थोड़ा बहुत सुधारा जा सकता है ना। दुर्खाइम के कार्य से ने सुनिश्चित किया कि समाजशास्त्र ने 19वीं शताब्दी के अंत में, 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांस में अपनी जगह बना ली थी। तो दुर्खाइम के कार्य ने सुनिश्चित किया कि जो सोशियोलॉजी थी, उसने 19वीं शताब्दी के अंत में, मतलब 1890 तक में से 1920 तक, ये हुआ 19वीं शताब्दी का अंत, और ये 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में तक अपने फ्रांस में अपनी जगह बना ली थी सोशियोलॉजी ने। दुर्खाइम ने 1898 ईस्वी में, देखिए वही बात आ गई, 1898 में एक बौद्धिक जर्नल लॉ ऑन सोशलिक शुरू किया, जो कि अन्य विचारधाराओं एवं शैक्षिक क्षेत्र, अन्य जो विचारधाराएं थी, जो थिंकिंग्स थी, जो थॉट्स थे, एवं शैक्षिक क्षेत्र में दुर्खाइम द्वारा प्रतिपादित समाजशास्त्र को उन्नत करने में काफी सफल हुआ। दुर्खाइम द्वारा क्या प्रतिपादित हुआ? दुर्खाइम द्वारा प्रतिपादित समाजशास्त्र को उन्नत करने में काफी सफल हुआ। इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति का संदर्भ मिल गया, और औद्योगिकरण का उदय दुर्खाइम के समाज विश्लेषण को रूपरेखा देने में एक शैक्षिक प्रतिक्रिया थी। बात समझ रहे हैं? तो जो फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक और इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उसमें दुर्खाइम के समाज विश्लेषण के रूपरेखा देने में, समाज को एनालिसिस करने में एक खाका दे दिया है, कि स्ट्रक्चर दे दिया कि इसके आधार पर हम करेंगे, और शैक्षिक प्रतिक्रिया उन्होंने दी। एक जो एजुकेशनल रिएक्शन था वो उन्होंने दिया। दुर्खाइम के बाद उनके विद्यार्थी एवं समर्थक थे। दुर्खाइम के बाद उनके ही जैसे विद्यार्थी व समर्थक थे, जिन्होंने इस कार्य को आगे जारी रखा, मतलब इस प्रतिक्रिया को लेना जारी रखा। इस तरह दुर्खाइम एवं उसके समर्थकों ने समाजशास्त्र को विकसित किया, और फ्रांस में एक विशिष्ट विषय के शुरू में इसे विस्तृत रूप से मान्यता प्राप्त होनी शुरू हो गई। बात समझ रहे हैं? जब सभी ने इतना मिलजुल के काम किया और विचारधारा को डेवलप किया, तो इसको पॉपुलैरिटी मिलनी स्टार्ट हो गई। अब देखते हैं मार्क्सवादी विचारधारा क्या है। मार्क्सवादी विचारधारा, जो मार्क्स हैं उनका थॉट क्या है, उनकी थिंकिंग क्या है, उस पर देखते हैं। आइए, उसी समय जब ये थे दुर्खाइम, तो अब जर्मनी में समाजशास्त्र की ओर रुख करें। अब जर्मनी चलते हैं। जर्मनी में मार्क्स और वेबर थे एवं अन्य समाजशास्त्रियों के बीच मतभेदों की शुरुआत हुई। ये आपस में जो थे मतभेद थे इनमें। इस तरह कार्ल मार्क्स 1818 से 1883, कार्ल मार्क्स ने क्या किया? इस तरह कार्ल मार्क्स और खुद हेगल से गहन रूप से प्रभावित था। इस तरह कार्ल मार्क्स खुद हेगल से, जो हमारे मार्क्स साहब थे,
वो किससे प्रभावित थे? वो हेगल से प्रभावित थे, हेगल से प्रभावित थे। लेकिन बाद में उसने हेगल के विचारों का विरोध किया। जहां कुछ समर्थक हेगल के विचारों के साथ बने रहे, वहीं अन्य समर्थकों ने उसकी व्यवस्था की आलोचना शुरू कर दिया। अब भाई मार्क्स साहब ने फिर बाद में विरोध करना चालू किया, तो उनके जो कुछ चेले चापड़ थे उन्होंने भी विरोध करना। हेगल के दर्शन शास्त्र ने द्वंद्वात्मक एवं आदर्शवाद पर जोर दिया। हेगल के दर्शन शास्त्र फिलोसफी ने द्वंद्वात्मक, है ना, जिसे डिलेमा कहते हैं, और आदर्शवाद जिसे आइडियलिज्म कहते हैं कि आइडियल हो बिल्कुल, पर जोर दिया, जिसमें से आदर्शवाद दूसरी संकल्पना थी। इस तरह द्वंद्वात्मक सिद्धांत स्वयं विश्व का नजरिया प्रदान करता है। द्वंद्वात्मक सिद्धांत जो है वो स्वयं विश्व का नजरिया प्रदान करता है। और साथ ही क्योंकि विश्व कभी ना कभी द्वंद्व रूप में पड़ा रहता है कि करें कि ना करें, और साथ ही तख्ता पलट करना था। ऐसी क्रांति स्वयं पूंजीवादी सामाजिक गठन के अलगाववाद एवं अन्य नकारात्मक पहलुओं को दूर नजरिया, विश्व का नजरिया प्रदान करता है, साथ ही तख्ता पलट करना था। इसलिए जो है द्वंद्वात्मक सिद्धांत प्रदान किए इन्होंने। ऐसी क्रांति स्वयं पूंजीवादी सामाजिक गठन के अलगाववाद एवं अन्य नकारात्मक पहलुओं को दूर करती। वेबर जो थे उन्होंने क्या विचारधारा रखी, या वेबरिज्म क्या थी? समाजशास्त्री मैक्स वेबर अन्य प्रमुख जर्मन समाजशास्त्री हैं, सोशलिस्ट हैं। मैक्स वेबर निर्देश के रूप में, मैक्स वेबर ने अपने विचारों एवं सिद्धांतों को निर्देश के रूप में मार्क्सवादी विचारधारा को ध्यान में रखकर विकसित किया है। निर्देश के रूप में मार्क्सवादी विचारधारा को, विचारों एवं सिद्धांतों के निर्देश के रूप में मार्क्सवादी विचारधारा को ध्यान में रखकर विकसित किया है। वेबर के अनुसार मार्क्स ने एक कारण यूनिकॉजुअल सिद्धांत को विकसित किया, जिसमें प्रत्येक सामाजिक पहलू अर्थव्यवस्था और आर्थिक कारकों द्वारा अग्रेषित किया गया था। इस आलोचना को यह कहकर होगा हम स्पष्ट कर सकते हैं कि मार्क्स का आर्थिक निर्धारणवाद का सिद्धांत वेबर से मेल नहीं खाता था, जो इसकी तुलना में यह कहता था कि ऐसे विविध कारक या कारण हैं जो समाज में साथ साथ काम करते हैं और इसे क्रियाशील बनाते हैं। संक्षेप में वेबर का क्या विचार था कि सामाजिक प्रक्रम के किसी भी पहलू के ऐसे बहुत से कारण हैं जो इसे क्रियाशील बनाते हैं, और जहां तक सामाजिक प्रक्रमों का संबंध है, किसी भी एकल कारक जैसे कि अर्थव्यवस्था, हाँ तो क्या हुआ, यह भौतिकता आधारित सामग्री थी जिसने विचारधारा को निर्धारित किया। हालांकि हम पाते हैं कि मैक्स वेबर के मामले में अनुक्रम दूसरे किस्म का है, अर्थात ये विचार है कि जो निर्धारित करते हैं कि अर्थव्यवस्था के साथ क्या किया जाना चाहिए। वेबर विशेष रूप से आर्थिक विकास पर धार्मिक विचारों के प्रभाव से संबद्ध थे। इस तरह प्रोटेस्टवाद पर अपने अध्ययन में उन्होंने दर्शाया, प्रोटेस्टवाद था ना, उस पे अपने अध्ययन में दर्शाया कि किस प्रकार विचार खुद आर्थिक विकास जनित करने की क्षमता रखते हैं। खुद जो है किस प्रकार विचार खुद आर्थिक विकास जनित करने की क्षमता रखते हैं। अगर विचार बदलते हैं तो विकास होता है। जैसे विचार में ये ऐसे ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऐसे होना चाहिए, उसको करने के लिए तुम एनर्जी लगाओगे तो तुम्हें कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से मदद चाहिए होगी कि कोई दूसरा मदद करे, कोई, है ना। अगर विचार आपके परिवर्तित हो रहे हैं, मान लो आप कहेंगे इस बाथरूम का ऐसा नहीं ऐसे होना चाहिए, अब उसके लिए टोटी नल का इंतजाम करोगे तो खरीदोगे तो आर्थिक विकास ही तो होगा। तो वेबर ने प्रोटेस्टवाद के अलावा हिंदू धर्म जैसे अन्य धर्मों का अध्ययन किया, जिस पर उसने महसूस किया कि इसके आर्थिक विकास की निम्न दर का कारण समाज को बड़ी मात्रा में जातियों में विभाजित करना है। इसका अर्थ था कि एक बार फिर भूपतियों या जमींदारों के उत्पाद के गलत बंटवारे के आधार पर निम्न जातियों को शोषित करना शुरू कर दिया है। हालांकि इस बात का ज्यादा असर नहीं पड़ा, क्योंकि 1950 में किए गए अध्ययनों के आधार पर समाजशास्त्रियों से निष्कर्ष निकाला कि हिंदू धर्म जो था वो आर्थिक अड़चनों को पैदा नहीं करता है, और जाति नई आर्थिक चुनौती के अनुकूल
अपने को सकारात्मक ढंग से ढाल लेती हैं। बात समझ रहे हैं? हिंदू धर्म जो आर्थिक अड़चनों को पैदा नहीं करता है, बल्कि जो है जाति नई आर्थिक चुनौती के लिए अपने सकारात्मक ढंग से अपने को सकारात्मक ढंग से ढाल देती हैं। फिर कहते हैं वेबर इस बात को जानना चाहता था कि किस प्रकार युक्तिकरण की प्रक्रिया से आर्थिक विकास और वृहद नौकरशाही तंत्रों एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं की उत्पत्ति हुई। ये जानने चाहते थे कि किस प्रकार युक्तिकरण से, जुगाड़ से आर्थिक विकास और वृहद नौकरशाही तंत्रों की, इतना बड़ा नौकरशाही तंत्र था अशोक साम्राज्य में, है ना, हर विभाग के लिए अलग चेले चापड़ थे, अन्य सामाजिक संस्थाओं की उत्पत्ति हुई। ये जानना चाहता था वेबर 1904 में। और वेबर इस बात पर सजग थे कि किस प्रकार सामाजिक न्यायक अपने लक्ष्य के संदर्भ में निर्णय लेते हैं, किस प्रकार सामाजिक न्यायक अपने लक्ष्य के संदर्भ में निर्णय लेते हैं। हालांकि उसने इस ओर इशारा किया कि ये निर्णय खुद समाज में मौजूद नियमों एवं विनियमों से प्रभावित होते हैं। जो भी वो नियम लेते हैं, जैसे सामाजिक नायक हमारे कौन है? मोदी जी। तो सामाजिक न्याय में नायक जो हैं हमारे मोदी जी हैं। तो वो किस तरीके से निर्णय लेते हैं कि जो हमारी वैक्सीन है, वो वैक्सीन का जो परचेज है वो केंद्र सरकार ना करके स्टेट जो है वो अपने आप करें, ताकि जो है इफिशिएंसी और स्पीड ऑफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम बढ़ सके। तो ये जो क्या है, मौजूदा नियम एवं विनियमों से प्रभावित होते हैं कि मौजूदा नियम क्या आ रहे हैं। नियम आ रहे हैं कि लोगों को जल्दी वैक्सीनेशन लगे, और क्या आ रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है तो स्टेट अपने अपने स्तर पर ऋण मांग सकते हैं या फंड इकट्ठा कर सकते हैं। तो इस तरीके के लिए सामाजिक नायक जो है हमारे मोदी जी, वो निर्णय ले रहे हैं समाज में कि किस तरीके से लॉकडाउन लगना चाहिए, कितने दिन का लगना चाहिए, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था जो पिछली बार जो हमारी इकोनॉमी थी वो -29 पे चली गई, तो इस बार कम से कम -5 पे रहे या 0 पे रहे, है ना, तो माइनस ना ही जाए। तो इन सब चीजों को देखकर समझकर डिसीजन लेने वाला जो सामाजिक नायक होता है, वो मौजूदा नियम व विनियमों पर से प्रभावित करता है अपने निर्णयों को। और यही सब जो है युक्तिकरण वगैरह, नौकरशाही तंत्र का विकास कैसे होता है, ये सब वेबर ने जो है अपनी अध्ययन में पढ़ा। और यही वेबरदारी विचारधारा थी जिसमें मैक्स वेबर ने क्या किया, रुख किया। जर्मन समाजशास्त्री अपने विचारों और सिद्धांतों को निर्देश के रूप में मार्क्सवादी विचारधारा को ध्यान में रखकर विकसित किया। निर्देश के रूप में मार्क्सवादी विचारधारा को ध्यान में रखकर क्या कहते हैं, विकसित किया है। और ये आर्थिक निर्धारणवाद का सिद्धांत वेबर से मेल नहीं खाता है। मार्क्स का जो आर्थिक निर्धारणवाद था उसका सिद्धांत बस जो है, जो वेबर से मेल नहीं खाता है, सिद्धांत वेबर से मेल नहीं खाता है। इसकी तुलना यह कहता है कि, है ना, इस तरीके से हम वेबर को पढ़ सकते हैं। तो हमने क्या क्या खत्म कर दिया है? वेबर वादी विचारधारा, क्योंकि वो मार्क्सवादी पर ही बेस्ड थी। और इसके ऊपर हमने पढ़ा है श्रम विभाजन, उसके ऊपर हमने पढ़ा है मार्क्सवादी विचारधारा क्या थी बॉक्स में। और फिर हमने काम्टे एवं ज्ञानोदय पढ़ा, काम्टे एवं ज्ञानोदय पढ़ा। व्यक्ति विशेष बनाम सामूहिकतावाद क्या है, कि किसी व्यक्ति विशेष की सोच और सामूहिकतावाद, और इस तरीके से हमने दुर्खाइम और ज्ञानोदय फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। और इस तरीके से हमारा ब्लॉक 1 जो है सामाजिक सिद्धांत एवं इसका संदर्भ, ये जो है खत्म हो रहा है। धन्यवाद।